Hello, my dear student. Welcome to Excellent Study Center Educational Channel. तो स्टूडेंट, जैसा कि ग्राफ पे आपको देखकर लग ही गया होगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, या फिर हम लोग मिलकर क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है स्टूडेंट संविधान क्यों और कैसे। ये क्लास 11th की बुक 1 से लिया गया है। चैप्टर 1 है और पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने दे रखा है पिछले दिनों आपको, तो यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो जिन भाइयों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उसको देख लो, ताकि आपके लिए ये पार्ट आसान हो जाएगा। स्टूडेंट, पहले मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आगे के क्लासों में भी, तो कहने को तो क्लास 11th है, बस इसका बेसिक कंसेप्ट 9 का भी इसमें से क्लियर हो जाएगा। प्लस यूपीएससी और बीपीएससी वगैरह जो है उससे भी ये बहुत सारे इसमें जो मैंने जो टॉपिक्स जो दे रखा है, कुछ ऐसे टॉपिक्स इसमें से जो उसके लिए बिल्कुल बेस का बहुत ही एक अहम जरिया बनने वाले हैं आपके लिए। तो वो कहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं उस पर आऊँगा, मैं वहाँ पे उस चीज़ को मैं इंडिकेट भी करूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट कि आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्स्ट्रा शॉर्ट मैंने यहां दे रखा है। इसका क्या सेंस है, यानी ये जो पार्ट एक्स्ट्रा शॉर्ट है, पार्ट 1 में मैंने आपको थ्योरेटिकल सेक्शन दिया था, वो आपने देखा। अब हम पढ़ने वाले एक्स्ट्रा शॉर्ट में, एक्स्ट्रा शॉर्ट का जो सबसे पहला टॉपिक है स्टूडेंट, वो एक हरी नागरिकता। तो व्हाट डू यू मीन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एक हरी नागरिकता। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंडिकेशन मार्क देना चाहूंगा। देखो, वर्ड से ही पता चल रहा है इसके बारे में। एक हरी यानी कि एक जैसी, क्या तो नागरिकता, यानी ऐसी नागरिकता, ऐसा सिटीजनशिप जिसमें एक ही जैसे और एक ही नागरिकता हमें प्राप्त होते हैं, उसे एक हरी नागरिकता कहते हैं। तो इसे हम ऐसे तो डिफाइन कर सकते हैं ना। एक हरी नागरिकता का अर्थ होता है कि किसी राज्य में व्यक्तियों को केवल एक ही नागरिकता प्राप्त हो। जैसे कि मैं अमेरिका का आपको बताऊं, अमेरिका में क्या है कि अगर आप अमेरिका के अगर वासी हैं तो वहां का तो ठीक है, आपको सिटीजनशिप है। लेकिन अगर आप वाशिंगटन के या फिर किसी और जगह के हैं तो वाशिंगटन का अलग आपके पास सिटीजनशिप होगा और विद अमेरिका का भी होगा। तो इससे कहीं ना कहीं एक ऊंच नीच की भावना आ सकती है, भैया मैं वाशिंगटन का भी नागरिक हूं और अमेरिका के भी हूं। जैसे कि मान लो कि अपने बिहार के अगर कोई नागरिक है तो बिहार का अलग उसको दे दिया जाए, प्लस भारत का तो रहेगा ही, तो यहाँ द्वैम का मामला आ जाएगा, द्वैम सिटीजनशिप की मामला आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो बिहारी लोग जो बाहर जाएंगे तो उन्हें थोड़ा अजीब नज़र से तो आज भी देखा जाता है, और उनके जॉब मिलने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ हम, हालांकि जो अमेरिका का जो मैंने बताया रूल रेगुलेशन वो संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है, तो वहाँ ये चीज़ होते हुए भी ज़्यादा ऊंच नीच की भावना नहीं है। लेकिन अपने भारतवर्ष में क्या पोजीशन है वो हम आपके सामने है। तो बहरहाल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही वेल डिफाइंड है स्टूडेंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपेक्टेशन में देखा जाए तो एक हरी नागरिकता हमारे यहाँ दिया गया है, और एक हरी नागरिकता का हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है। लेकिन मैंने स्टार में भी यहाँ दे रखा है कि भारत में संघात्मक शासन होते हुए भी यहाँ पर नागरिकों को एक हरी नागरिकता ही प्राप्त है। फिर से आप इसको समअप कर रहे हैं। एक हरी नागरिकता का अर्थ होता है कि किसी राज्य में व्यक्तियों को केवल एक ही नागरिकता प्राप्त हो। भारत में संघात्मक शासन होते हुए भी यहाँ पर नागरिकों को एक हरी नागरिकता प्राप्त है। जबकि अमेरिका में क्या है कि वहाँ संघात्मक शासन है, तो वहाँ द्वैम दर्जे का यानी कि 2 सिटीजनशिप लोगों को दिया गया है। लेकिन अपने यहाँ संघात्मक शासन भी है, परंतु हम एक हरी नागरिकता को ही फॉलो करते हैं। आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आगे की ओर सबसे सेकंड हमारा है मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। स्टूडेंट, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको होल्ड करके कुछ चीज़ बताना चाहेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप वीवीआई पर स्क्वायर क्यूब चढ़ाते चले जाइए वो कम पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नेक्स्ट जब आप आगे क्लास में भी जाते हो, आपके ये क्लास 11 क्लास के लिए तो है ही, एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आप जब आगे के क्लास में भी जाते हो, जैसे आप मान रखो कि आप किसी कंपटीशन वगैरह के लिए अगर एग्जाम देते हो, यूपी
यूपीएससी, यूपीवीएससी, उसी तरह से आप एमपीआरसी करते हो या फिर आप बीपीएससी करते हो या फिर एमपीपीएससी या फिर एसएससी भी अगर आप कर रहे हो तो वहाँ भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है। ये आपकी पॉलिटी का एक बेस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है स्टूडेंट। तो मौलिक कर्तव्य को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और बेसिक कंसेप्ट देना चाहूँगा, जहाँ से मौलिक कर्तव्य के फंडामेंटल कंसेप्ट आपका और फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर होते चले। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि जब मूल कर्तव्य स्थापित यानी एस्टेबल या फिर बनाए गए थे तब इनकी संख्या 11 नहीं थी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो पूरा दे रखा है वो आपको 11 है। तो ये शुरू में 11 नहीं था, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब मूल कर्तव्य स्थापित या स्टेबल या बनाए गए थे तब इनकी संख्या 10 थी और ये 42वें संशोधन के एस्पेक्ट में था। पहले तो था ही नहीं, ये चीज खाली ही था। 42वें संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया और फिर 46वें संशोधन यानी कि 46 अमेंडमेंट के थ्रू 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अब यहाँ पे एक माइंड में एक चीज क्वेश्चन आता है अक्सर कि मूल कर्तव्य आखिर ये कौन सी समिति के सिफारिश पर बनाए गए। तो आप हमें स्टूडेंट बताओ कि कौन सी समिति के थ्रू बनाया गया। 2 सेकंड होल्ड। ओके स्टूडेंट, तो क्या आपको पता चला? अगर आप सोच पाए तो वेलकम, नहीं तो मैं बता देता हूं स्टूडेंट, नथिंग मच, ज्यादा टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके लिए ईएससी हाजिर है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा उनके सिफारिश के अकॉर्डिंग ये मूल कर्तव्य बनाए गए। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि इंदिरा गांधी की अगुवाई में ये चीज़ें, यानी उस वक्त में इंदिरा गांधी का शासन था और ये मूल कर्तव्य को ऐड किया। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब ये संविधान में नहीं था तो संविधान कुछ अंश संविधान के अधूरे रह गए थे शायद उस वक्त में। शायद ये हमारा बोलना कितना सही है, हमारी थिंकिंग है, तो हमें ऐसा लगा तो आप इस कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आप समझ गए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इस सारे टॉपिक्स को क्लियर करने से पहले, कि मौलिक कर्तव्य ये आपको देखो, आपको पता है कि जो संविधान है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा रहा था, बन रहा था, ये फॉर्म हो रहा था, तो इसमें ये पूरे दुनिया के संविधान में हमने चीज़ों को पढ़ा और वहाँ जो जो चीज़ें अच्छी मिली उन सारी चीज़ों को हमने भारतीय संविधान में भी कंक्लूड किया, उसमें समाहित किया। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन के लाइंस को हमने ले लिया है, हमने अपने चीज़ों को भी रखा, बट जो दूसरे की चीज़ों में, दूसरे संविधान में जो अच्छी चीज़ें थी हमने उसको भी यहाँ ऐड किया है। तो उसी तरह से जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य ये आपको पता है कि कहाँ से लिया गया है, ये आपको सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कि मॉडर्न टाइम में रशिया कहलाता है। ओके, चलो स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिर मौलिक कर्तव्य में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। ये तो सारे बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने दिया, याद रखिएगा। ये भी आपको पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि व्यक्तियों के आधारभूत कर्तव्य मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं। एक लाइन में, हालांकि नॉट सफिशिएंट डेफिनेशन, ये आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन दे रखा है कि व्यक्तियों के आधारभूत कर्तव्य मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं। अब आपके माइंड में आनी चाहिए स्टूडेंट कि आखिर वो आधारभूत कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो जैसे देश की रक्षा, सेवा करना और आपस में एकता व समानता की भावना इत्यादि। फिर से आप इसको समअप कर लो कि व्यक्तियों के आधारभूत कर्तव्य मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं, जैसे देश की रक्षा या फिर देश की सेवा करना, आपस में एकता की भाव
समानता, गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखने की भावना, ये सारी चीज़ें मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आती है। तो ये मैंने आपको एक लाइन में यानी एक व्यू ऑफ पॉइंट से मैंने दिखाया है। अब इसको हम विस्तार से जानने वाले हैं कि आखिर वो 11वें पॉइंट जो पूरा 11 पॉइंट्स यहाँ पे जोड़े गए वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं स्टूडेंट। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि उससे पहले आप हेडिंग देख लो कि भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य, यानी कि आपको एग्जाम में आ सकता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करें या फिर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो आप इसी सारे पॉइंट्स को वहां लिखोगे। इस वजह से मैंने हेडिंग देके और भी ज्यादा यहां पे क्लियरिफिकेशन कर दिया है स्टूडेंट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। क्या सेंस है स्टूडेंट इसका? अब इस चीज को हमें बताओ। मैं 2 सेकंड होल्ड करता हूं, आप हमें बताओ कि आखिर इस लाइन का क्या मतलब बन रहा है। क्या जो हमारे संविधान कर्ता थे, जो संविधान निर्माता थे, वो हमें इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? देखो स्टूडेंट, इसमें आपको 2-3 चीजें आई हैं। सबसे पहली बात कि संविधान की पालना करना, एक तो ये चीजें आ गई। दूसरा, जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, ओके, संवैधानिक संस्थाएं या फिर और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज, इन सारे चीजों को फॉलो करने के लिए कहा गया है। देखो, संविधान का पालन यानी संविधान की पालना और संविधान के आदर्श और उनकी संस्थाएं, साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये हमें यहां सुझाया गया है। अब यहां पे अगर स्टूडेंट अगर बारीकी से सोचोगे तो आपके माइंड में जरूर आएगा, बल्कि आप नोट में इस चीज को दर्ज कर लो कि यहां राष्ट्रीय गीत जैसे शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे आप जानते हो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो स्टूडेंट, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि आखिर ऐसा क्यों, यहां राष्ट्रीय गीत के बारे में क्यों नहीं दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप इस नंबर के थ्रू भी, जो व्हाट्सएप पे आप हमें इसमें फॉलो कर सकते हो, यहां भी आप अपनी राय को लिख के हमें बता सकते हो। अगर आप सही लिखोगे तो वो भी मैं अगले वीडियो में मैं आपके नाम के थ्रू मैं वहां से बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा कि फलाना स्टूडेंट ने ये चीज़ कहा है, ये चीज़ कहाँ तक सही है या नहीं। तो मैं फिर अगर लगेगा कि बताने की ज़रूरत है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका आपको प्रूफ बताऊंगा। मैं उस वक्त के संविधानकर्ता की सोच भी बताऊंगा कि आखिरकार वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीत को क्यों नहीं नागरिक मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड पार्ट की ओर आते हैं। दूसरा पॉइंट आपको जैसा कि स्क्रीन पर दे रखा है, हमारी स्वतंत्रता के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलन ने प्रेरित रखा, उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। क्या सेंस है स्टूडेंट इसका? दूसरा, मैं आखिर संविधानकर्ता हमें क्या बताना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो दिया गया है स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, एक तो लाइन ये पता हमें चल रहा है स्वतंत्रता के बारे में। तो स्वतंत्रता आंदोलन के एस्पेक्ट में हमें यहाँ आदर्श के रूप में सुझाए जा रहे हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के जो आदर्श हैं उसको हम अपने दिलो दिमाग यानी कि हृदय में संजोए रखें, उनके रिस्पेक्ट को, और उनको फॉलो करें, पालन करें। फिर से आप देख लो, हमारी स्वतंत्रता के लिए यानी जो ऐसी तंजीमें हैं जो हमें स्वतंत्रता दिलाई, संस्थाएं, उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन ने प्रेरित रखा, उनके आदर्शों यानी उनके बताए हुए चीजों को हृदय में संजोए रखें, यानी एक रिस्पेक्ट के नजर से देखें और उनको फॉलो करें, पालन करें। ओके स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट की ओर, भारत की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो क्या स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को आसान नहीं किया, पहली बार ऐसा हो रहा है। वो वजह यह है कि जो संविधान में जो एग्जैक्ट लाइन दिया गया वो तो बेटा यहाँ पे देना मजबूरी है, वो तो देना ही पड़ेगा ना वो उस लाइन को, बट मैं उसको आसान नहीं, बहुत आसान कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो आप उसको फॉलो करो, एक एक लाइन क्या है कि एक एक पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो जैसा कि आप देखो पार्ट थर्ड में क्या है कि भारत की प्रभुसत्ता, ओके,
एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। तो इस तीसरे लाइन में यानी कि तीसरे मौलिक कर्तव्य में क्या बताया गया है कि देश की रक्षा करने के बारे में तो आपको बताया गया है, ओके, देश की रक्षा करने के बारे में और एकता को बहाल करने के लिए, साथ ही अखंडता न आए इस चीज की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। तो ये सारी चीजों को मूल कर्तव्य में दर्शाया गया है। और प्रभु सत्ता का सेंस ये है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए भी हमें यहां प्रेरित किया गया है। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि कौन से ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जहां हमें एकता अखंडता के बारे में बताया गया है या फिर उसके बारे में रिकमेंड किया गया है, दर्शाया गया है। तो वो आप क्या है देख ही रहे हो, ये आपको मूल कर्तव्य थर्ड में ये चीजें दी गई हैं, एकता अखंडता और रक्षा देश की। ओके स्टूडेंट, आगे की ओर पॉइंट 4, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यहां क्या सेंस है, यहां यह बताया जा रहा है कि देश की रक्षा करना है तो है ही है और राष्ट्र की सेवा भी करें जब जरूरत पड़े। आह्वान का मतलब बुलाया जाना, जब हमें बुलाया जाए तो राष्ट्र की सेवा भी करनी है। यानी मौलिक कर्तव्य पार्ट 4 में या फिर पॉइंट 4 में आपको दो चीजें दी गई, एक तो देश की रक्षा के बारे में और दूसरा राष्ट्र की सेवा के बारे में। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको यहां रिकमेंड किए गए। उसी तरह से पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है तो इसको प्लीज थोड़ा अच्छे से समझना, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे से समअप कर रहा करके आपको मैं बताने वाला हूं, तो प्लीज आप बने रहें। पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि भारत के सभी लोगों में समान भातृत्व, देखो भातृत्व में घबराने की जरूरत नहीं, स्टूडेंट मैंने हाइफन देके रखा है, अथवा यानी बंधुत्व व भाईचारा यानी इक्वल फ्रेटर्निटी इसका सेंस है। तो फिर से देखो भारत के यानी हिंदुस्तान के सभी लोगों में समान भातृत्व, बंधुत्व व भाईचारा की भावना होनी चाहिए। तो भातृत्व का मतलब क्या हुआ, ब्रदरहुड, यानी कि बंधुत्व व भाईचारा होनी चाहिए। अच्छा, और कुछ चीजों से बचने के लिए भी बताया गया है, जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव से दूर हो और साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। कुछ बात समझ में आई? मैं आपको समअप कर दूं, यानी मौलिक कर्तव्य के बिंदु 5 में बताया गया है कि भाईचारा की भावना को जागृत करना है और गंगा जमुनी तहजीब की भावना को भी प्रेरित करने का विकास की ओर हमें अग्रसर होना है। साथ ही साथ धर्म भाषा व प्रदेश से ऊपर उठना है, यानी धर्म भाषा के लिहाज से हमें भेदभाव नहीं करना है, उस नज़रिए से हमें नहीं देखना है। और ऐसी प्रथाओं यानी रीति रिवाज को जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो उसे हमें त्याग करना है, उसके विरुद्ध हो उसे इग्नोर करें यानी कि त्याग करें। ओके स्टूडेंट, तो आप समझ गए होंगे कि पॉइंट 5 में भी क्या दिया गया है। अब यहां से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं या फिर स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, कहां उल्लेखित हैं, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा नीति निर्देशक तत्वों में या फिर मूल अधिकार में या फिर मूल कर्तव्य में या फिर कहीं है ही नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 5वें मूल कर्तव्य में इनका उल्लेखित किया गया है। ओके स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 6 यानी कि मौलिक कर्तव्य का छठा पॉइंट, सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। यहां क्या है स्टूडेंट, क्या सेंस है इसका, प्लीज आप हमें बताएं। बहुत छोटा लाइन है, आप भी अपने माइंड को डेवलप करें। मैं आपको 2 सेकंड यहां पे होल्ड करता हूं, आप सोचो कि क्या सेंस है इसका।
ओके स्टूडेंट, आपने सोच लिया होगा। तो यहां क्या दे रखा है, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। यानी यहां सामाजिक संस्कृति क्या सेंस है इसका, कंपोजिट कल्चर, इंग्लिश के लिए जो इसमें वर्ड आते हैं, यानी गंगा जमुनी की संस्कृति यानी कल्चर जो नागरिकों को एक दूसरे के करीब लाती है को या का इम्पोर्टेंस को समझें और इसे डेवलप करें अपने अंदर, ये सेंस है स्टूडेंट। फिर से मैं आपको बता दूं, सामाजिक संस्कृति यानी कि कंपोजिट कल्चर यानी गंगा जमनी तहजीब संस्कृति कल्चर जो नागरिकों को एक दूसरे के करीब लाती हैं का इम्पोर्टेंस या महत्व यहां हमें समझाया गया है। इतने छोटे से पॉइंट में ये सारी चीजें छुपी हुई हैं, यानी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। आप आपस में लड़े नहीं, बहकावे में नहीं आए, आप समझें कि भारत जो है वो वसुधैव कुटुंबकम का है और यहाँ अगर कोई बाहर से आए तो वो भी हमारे हैं और जितने भी जात पात हैं सबको आपस में हमें मिलाकर एक भारत को मजबूत करने का प्रण लेना है। ये इस चीज़ में बताया जा रहा है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये लाइन हमें सेल्फ बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि भारत की खूबसूरती ही वही है। अगर आप बताओ ना वो कौन ऐसा गार्डन है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, तो सीधी सी बात है ऐसे गार्डन जहां रंग बिरंगे फ्लावर्स हो। तो उसी तरह से भारत जो है, भारत यहाँ रंग बिरंगे फ्लावर्स हैं। एक धर्म को मैं फ्लावर्स के रूप में इंडिकेट कर रहा हूं। तो जो सारे फ्लावर्स अगर एक साथ अगर उगेंगे खिलेंगे तो भारत हमारा खूबसूरत हो गया स्टूडेंट। और यही तो भारत है, यही तो भारत की पहचान है। तो वो आपको देखो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको सुझाया जा रहा है और कहा जा रहा है इसको समझो, इसके महत्व को समझो, ये क्या महत्व है। अगर इसके महत्व को स्टूडेंट अगर समझ लेते हैं, अगर फॉलो कर लेते हैं तो भारत की जो डेवलपमेंट की जो गतिशीलता है वो बहुत ही तीव्र हो जाएगी। ये इस चीज़ को पूरा मैं इस पर लेक्चर दे सकता हूँ और दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट फिर कभी जब ये ख़ास तौर से अगर यही कोई टॉपिक रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिकल सिस्टम भी इसके थ्रू कैसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा है कि ये जो छठा पॉइंट है मौलिक कर्तव्य का, ये हमें सेल्फ बहुत ही ज़्यादा लाइक है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप स्टूडेंट कमेंट में बताना कि आपको भी ये कैसा लगता है। ओके स्टूडेंट, तो सातवां पॉइंट की ओर, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और साथ ही वन, झील, नदी और वन में रहने वाले जीवों की रक्षा करें और प्राणियों, जीवों के प्रति दया भाव रखें। क्या है स्टूडेंट, ये सातवां पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी प्राकृतिक पर्यावरण, वन, जीव, नदियां, झीलों की रक्षा करने के लिए हमें बताया जा रहा है और साथ ही प्राणियों, जीवों के प्रति दया भाव भी रखें। इस छोटे छोटे पॉइंट्स को भी यहाँ ऐड किया गया है और ये छोटे छोटे से पॉइंट्स आप यकीन मानो कि बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो सकते हैं जब हम इसका जस्ट अपोजिट हम वर्क करना अगर शुरू कर देंगे। अब देखो आठवां पॉइंट ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अलग है और यहाँ पे क्वेश्चन भी आते हैं, स्टूडेंट अक्सर उसमें चूक जाते हैं, वो कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे है क्या। आठवां पॉइंट में स्टूडेंट बताया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बताया गया है कि जो साइंटिफिक टेम्पर है यानी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, यानी कि देश के सभी नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद यानी ह्यूमनिज्म का विकास करें। और साथ ही साथ बताया गया है कि ज्ञानार्जन यानी नॉलेज को बढ़ाने की इच्छा यानी कि ख्वाहिश का विकास करनी चाहिए। यानी यह नहीं कि अगर हम गुरु हो गए, शिक्षक हो गए तो अब हमें यहाँ से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी हमारी भावना नहीं होनी चाहिए। अब देखो स्टूडेंट यही, अब देखो यहाँ मैंने लिख रखा है जो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ओके स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं पूरी तरह समझ में आया तो वीडियो को फिर से आप शुरू से आखिरी तक देखो, इस पॉइंट को दोबारा देखो, समझ में आएगा। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो पॉइंट है 8 मौलिक कर्तव्य का, इसमें
कुछ बड़ा अजीब है, स्टूडेंट अक्सर एग्जाम में चूक जाते हैं। स्टूडेंट से पूछा जाता है कि कई सारे ऑप्शन में चीज़ें दी जाती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी दे दिया जाता है कि बेटा ये बताओ कि यह मूल कर्तव्य में सभी कर्तव्यों में पूर्णतः भिन्न है, ये आपको मैंने पहले बता दिया। इसलिए यहाँ से एक प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं वो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ऐसे आते हैं कि आपको कई सारी चीज़ें दे दी जाएंगी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी दे दिया जाएगा और भी सारी चीज़ें दे दी जाएंगी और कहा जाएगा कि आप ये बताओ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है ये आपको संविधान के कहाँ शामिल किया गया है या फिर नहीं है। तो बच्चे अक्सर सोचते हैं कि यार संविधान में मौलिक कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये तो मतलब कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक उस वक्त में जो इसके निर्माता थे ये वाकई में बहुत ही अच्छे सोच के प्रतिभागी रहे होंगे, तो इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को यहाँ पे यानी कि दकियानूसी ख्यालात, जो कि आपका एक कहा जा सकता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ, बिल्ली अगर रास्ता काट दी तो खतरा हो सकता है, आप घर से बाहर निकल रहे कोई टोक दिया तो आपका जतरा खराब हो सकता है। तो ये सारी सोच कहीं ना कहीं भारतवर्ष को काफी पीछे ले जा रही है, जिसको हम लोग अंधविश्वास भी कह सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि भाई आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी भावना का विकास करें, ताकि जो हमारा भारतवर्ष है वो एक डेवलपिंग कंट्री तो है ही है और इसमें डेवलप पूरी तरह से बन जाए और हम टेक्नोलॉजी में भी हमारा बड़ा अहम भूमिका विश्व को प्रदान किया जा सके। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। आई होप स्टूडेंट आप इसे समझ गए होंगे। 9वां पॉइंट ये कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये तो बड़ा आसान है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे। 9वां पॉइंट यानी यहां दो चीजें दी गई। पहला तो एक सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है, लोगों की प्रॉपर्टी है, उसे हिफाजत के बारे में बताया गया। और हिंसा यानी मारपीट वगैरह से आपको दूर रहने के लिए दो चीजें यहां पे आपको बताई गई। ओके स्टूडेंट, 10वां पॉइंट दिया गया है कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे। स्टूडेंट आपके कोचिंग का नाम क्या है? एक्सीलेंट स्टडी सेंटर। तो इस लाइन में भी एक्सीलेंट छुपा हुआ है, तो सोचो कहां छुपा हुआ है। यहां बताया यह जा रहा है स्टूडेंट कि एक्सीलेंट की ओर बढ़ना, ये नहीं कि एक्सीलेंट कोचिंग की ओर बढ़ना, उसके मीनिंग को पकड़ो। एक्सीलेंट का मतलब होता है उत्कर्ष, यानी आप अपने आप को एक पिक पर पहुंचाओ, बेहतरीन। एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा। उसी से मैंने इसका नाम क्या रखा है कोचिंग के, आपके कोचिंग का नाम एक्सीलेंट स्टडी सेंटर। सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि यानी उनका यह काम है कि जिम्मेदारी है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे, यानी एक्सीलेंसी की ओर। 11वां पॉइंट वेल सिंपल, इसमें बताया क्या जा रहा है? बताया यह जा रहा है कि शिक्षा का मौका फराहम कराएं, अवसर दें। किसे? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ओके स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे थे मौलिक कर्तव्य के 11 पॉइंट्स। चलते चलते स्टूडेंट आपको मैं ये बताता चलूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है कि मौलिक कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान के कितने भाग में और कितने आर्टिकल्स में दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं, आर्टिकल 15A में दिया गया है। और ये कहां से लिया गया? ये तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ये रूस यानी कि रशिया के संविधान से हमारे अपने संविधान में, भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में मैं आपको स्टूडेंट बताऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो अगर पसंद आया स्टूडेंट तो इसे लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और आपको मैं आज एक चीज बताता चलूं कि अगर आप फुल कोर्स अगर आप अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एक्सीलेंट स्टडी सेंटर के कोचिंग सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हो और हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और भी सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।